हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम केरवल मेडिकल सेंटर से आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कोरोना फीवर एंड कोरोना से होने वाले निमोनिया के बारे में। आप जानते हैं कि पैंडेमिक चल रहा है और इंडिया में हम इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर जो कुछ मैं समझ पाया हूँ और कुछ मेरे जानने वाले पेशेंट्स हमारे संपर्क में आए हैं जिनको कोरोना हुआ एंड वी ट्रीटेड सम ऑफ देम, वो क्या लेसन्स हैं जो हमने सीखे वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, कोरोना का जो ये पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 3% बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं उनको भी कोरोना होता है और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं चलता, तो ये मॉर्टेलिटी रेट 1% के करीब आ जाता है या उससे भी कम हो सकता है आ जाए। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अधिकांश लोग जिनको कोरोना का हो रहा है वो दवाइयों से अपने आप ठीक हो रहे हैं। माइल्ड दवाइयाँ जैसे आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन है, उसी से उनका एक अच्छा रिस्पांस आ जाता है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र 40 से लेस है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, यूर अ फीमेल या यूर चिल्ड्रन लेस देन 15, तो इन लोगों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही हमारे देखते हुए। तो दीज आर वेरी सेफ पीपल, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बात समझें, अगर आप हैं घर में कोरोना हो जाता है तो आइवरमेक्टिन 100 मिलीग्राम, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम फॉर 3 days एंड डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 5 days अंडर डॉक्टर सुपरविजन आप ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली डॉक्टर हैं या कोई डॉक्टर आपको देख रहे हैं तो बेटर है कि आप उनके सुपरविजन में लें, ताकि वो कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं आपकी। लेकिन इससे ठीक उल्टा कुछ लोग हैं जो कोरोना अगर उनको हो जाता है उनको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर है, जिनका वज़न ज़्यादा है 90-100 kg, ये लोग बहुत प्रोन हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हैं, इनमें भी कोरोना से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही जिन लोगों को कोई और प्रॉब्लम्स हैं पहले से, जैसे कि इनको कैंसर है, हार्ट डिजीज़ हैं, या फिर COPD है, अस्थमा है, इनको डायबिटीज़ है, खास करके इन लोगों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज, डू नॉट इग्नोर। और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो हम आपको बताएं। मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कोरोना में। देखिए, कोरोना का जो पूरा इन्फेक्शन का पीरियड है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उनको हम बेसिकली बोल सकते हैं, पहले 5 दिन इन्फेक्शस पीरियड होता है, शुरू से जब से आपको बुखार आना शुरू होता है उसके 5-6 दिन तक इन्फेक्शन का पीरियड है। 6 दिन से 10 या 11-12 दिन तक जो है इसमें लंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। 12 दिन से लेके 15 दिन या 16 दिन तक जो है वो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा समझना है। First 6 days usually we have fever and other complications. 6th to 12th day lung complications जैसे निमोनिया हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया। 12th to 15-16 डे तक हमारी ओवरऑल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको हम साइटोकाइन सिंड्रोम बोल सकते हैं। तो इन 3 पीरियड को माइंड में आपको रखना है। पहले 5 या 6 दिन में जब आपको बुखार आता है, बॉडी में पेन रहता है, दर्द रहता है, इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लें जो वायरस का लोड कम करें। तो कौन सी दवाइयाँ हैं? आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं, सेफ़ हैं। कुछ लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपका ECG होना चाहिए। हार्ट में आपका QT इंटरवल ठीक है कि नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक है तो उसको दिया जा सकता है। और अगर आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट जैसे CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम बोलते हैं, LFT KFT, एंड देन C रिएक्टिव प्रोटीन, D डायमर, सीरम फेरेटिन और LDH, अगर आप ये करवा सकते हैं तो बेटर होगा। जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें शायद ये टेस्ट इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको ज़्यादा रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का, जैसे हमने बताया कि ओल्ड एज लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, इनको ये टेस्ट करा लेने चाहिए एक बार, बेसलाइन टेस्ट। इनसे हमें मालूम चल जाता है कि डिज़ीज़ की सीवियरिटी क्या है, कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर आपका D डायमर बढ़ा हुआ है जो नॉर्मली 0.5 या 500 होता है, अगर ये बढ़ा हुआ है
तो आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो कोरोना में आती है वो होती है थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिनस, यानी क्लॉट आपके लंग्स में, फेफड़ों में, ब्रेन में जाके जम जाता है और वहाँ पे जाके फिर वो स्ट्रोक कॉज कर सकता है, हार्ट डिजीज़ कर सकता है, या फिर आपका सैचुरेशन एकदम ड्रॉप कर सकता है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण है। तो अगर आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन शुरू कर दिया है वक्त पे तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन एक दवाई है जो इंजेक्शन में दी जाती है, जो आपकी क्लॉटिंग को रोकती है, ब्लड को गाढ़ा होने से रोकती है, क्लॉट होने से रोकती है। तो सबको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या जिनका डी डायमर एक ये टेस्ट बढ़ा हुआ है। तो दूसरा हम आते हैं जिन लोगों का सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, या जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब देखिए 5th या 6th डे पे निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे हम? तो कुछ इंडिकेशंस हैं इनके। अगर हम ब्लड टेस्ट देखें तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत हाई होगा इन लोगों में, LDH हाई होगा। नॉर्मली सी रिएक्टिव प्रोटीन 5 या 6 से कम होता है। निमोनिया के केसेस में हम अक्सर देखते हैं कि ये 50 से ऊपर पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ अक्सर हम क्या देखते हैं कि इन लोगों का ब्रीदिंग रेट पहले बढ़ता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 10, 20, 25 तक रहता है, बट निमोनिया की शुरुआत में जो आप 1 मिनट में सांस ले रहे हैं वो 30 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 30 ब्रेथ्स पर मिनट। दूसरा, अगर आप सैचुरेशन चेक करेंगे, उनका रेस्टिंग सैचुरेशन 93 या उससे कम होगा। इसको एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी शुरुआत हो रहा है हाइपोक्सिया का। एक टेस्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में आप जिससे पकड़ सकते हैं, अगर निमोनिया की शुरुआत हो रही है, पेशेंट को आप 6 मिनट चलने के लिए बोलिए, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 मॉनिटरिंग आप पहले करिए और 6 मिनट के बाद करिए। अगर 6 मिनट में ये सैचुरेशन 3 पॉइंट से ज़्यादा फॉल हो रहा है तो ये बहुत खतरे की बात हो सकती है, निमोनिया की शुरुआत हो सकती है। इन चीज़ों से देखिए, इन 3 चीज़ों से, सिंपल चीज़ों से पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट, यानी इनकी जो सांस लेने की जो है पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार पेशेंट सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, ये ज़रूर आप देखें। अगर 1 मिनट में 30 बार से ज़्यादा ले रहा है तो ये साइन है कि अंदर इन्फेक्शन, लंग्स में, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है। सेकेंड, SpO2 मॉनिटरिंग, यानी अगर आप सैचुरेशन देख रहे हैं, पेशेंट बैठा हुआ है, 93 या उससे कम आ रहा है तो ये साइलेंट हाइपोक्सिया की शुरुआत है। और नंबर 3, अगर 6 मिनट वो वॉक करता है और सैचुरेशन 3 पॉइंट से ज़्यादा फॉल करता है, अगेन इट्स अ साइन कि लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है। इस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल को कंसल्ट करना चाहिए, और हो सके तो CT स्कैन करना चाहिए टू फाइंड आउट कि निमोनिया कहाँ तक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम निमोनिया को शुरू में पकड़ें। अगर आप लेट पकड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम बढ़ने के बाद पकड़ते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी आपकी। अगर आपने शुरू में पकड़ लिया और राइट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। ओके, तो हमने बताया निमोनिया को कैसे हम पकड़ें शुरुआत के अंदर। तो ये चीज़ों से हमें मालूम चलता है कि निमोनिया बढ़ रहा है और शुरुआत हो रहा है, और इसका हमको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। मान लें अगर डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है आपको, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है आपको, आप उसकी कोशिश करें, तब तक आप ऑक्सीजन लें, सिलेंडर लें। तो इसके लिए आपके पास सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो तो उस ऑक्सीजन को लगा के रखें और ऑक्सीजन इनहेल करें, लें, ताकि आपका सैचुरेशन 94 या उससे ऊपर रहे। पहली बात ये। सेकेंड, हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन की बात करी, हो सके तो उसको शुरू कर दें। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन आपको रोकता है, आपकी क्लॉटिंग को रोकता है, कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। इसी तरह से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन 12 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन, ये दिया जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर है, किसी का सुपरविजन है तो शुरू करें, जब तक आपको रूम नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। ये 3 चीज़ें आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकती हैं, द ऑक्सीजन इनहेलेशन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन एंड द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। इन 3 को आप इमीडिएट किसी डॉक्टर की या जानने वाले की निगरानी में शुरू करें। एंड इफ़ यू गेट अ हॉस्पिटल और अ रूम वेयर यू कैन बी फर्दर ट्रीटेड, तो वहाँ पे आपको स्पेशल दवाइयाँ लाइक रेमडेसिविर है या और दवाइयाँ वो भी दी जाएंगी, तो वो आपको हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और जो समझना है कि एक साइटोकाइन सिंड्रोम जिसके बारे में बहुत आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि वो हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। यानी कि आपकी लिवर की एंजाइम्स बढ़ने लगती हैं, आपका किडनी फंक्शन डिटोरेट होने लगता है, बाकी चीज़ें आपकी डिटोरेट होने लगती हैं। ये सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में आने लगती हैं। तो कैसे पता लगे इसका? तो
तो साइटोकाइन सिंड्रोम कभी भी हो सकता है 6 दिन के बाद हो सकता है 12 दिन के बाद हो। एक तो सारे मार्कर्स जो हमने बताए आपको, डी डाइमर, फेरिटिन, ये अक्सर बढ़े होंगे आपके, खास करके फेरिटिन, सीरम फेरिटिन जब ये बढ़ता है तो ये हमें शो करता है कि हमको साइटोकाइन सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर तेज बुखार आ सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, सैचुरेशन ड्रॉप कर सकता है। तो साइटोकाइन सिंड्रोम की जो निशानी होती है कि पेशेंट का सैचुरेशन अचानक ड्रॉप करता है, कम होने लगता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना चाहिए, इसको रोका जा सकता है। स्टेरॉइड्स और ख़ास करके कुछ स्पेशल दवाइयाँ हैं, टेक्लीमुज़ैब, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और आजकल अटाइलुज़ुमाब जो इंडिया में खुद बन रही है, बायोकॉन कंपनी, उस पर भी काम चल रहा है, इसको दिया जा सकता है। तो अगर हम ये सब चीज़ें देते हैं तो इससे होने वाली मॉर्टेलिटी को अब रोका जा सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा मैसेज दे रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ये ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं और इनका सक्सेस रेट अब हमारा काफ़ी अधिक आ रहा है। अगर इन सब दवाइयों को हम टाइमली शुरू कर देते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कौन लोग एट रिस्क हैं, किन लोगों को ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किन को सावधानी बरतनी है, कौन लोग हैं जिनको चांसेस कम है, तो दे कैन रिलैक्स और दे कैन बी जस्ट लिटिल लेस कंसर्न कि ये प्रॉब्लम उनको हो। तो अगर आप अवेयर हैं, सचेत हैं और शुरुआत में ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो आपको मॉर्टेलिटी कोरोना की बहुत कम की जा सकती है। हम उसको 99% से भी कम सर्वाइवल रेट को 99% से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और मोर्टेलिटी को लेस देन 0.5% पे ला सकते हैं अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट कर दें। वी हैव सीन सम पेशेंट्स जो हमारे अंडर आए जिनका 100 kg से ऊपर वेट था, उनको हमने ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स दिए, ऑक्सीजन दिया, वी ऑल्सो गिवन अटाइलिमुज़ैब एंड अदर मेडिसिन्स एंड ozone therapy with vitamins, and we could see that in short time they could come out. उनका 83% saturation था when they came without oxygen, and in about 4 or 5 days उनका saturation 95%, 96% without oxygen आ गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे देने से कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेन वेरी अलर्ट, वेरी अवेयर, एवरी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि कोरोना बिल्कुल नॉर्मल फ्लू है। जिनको केयरफुल रहना है उनको केयरफुल रहना है और काफ़ी सारे लोग आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। एंड होप ऑल ऑफ यू गेट वेल एंड हैव नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू। आई एम डॉक्टर संदीप भसीन।